16वें सप्ताह की हिंदी में पद्यांश क्रमांक 467 और अनुच्छेद क्रमांक 479 को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले आपको दिए गए पद्यांश को बड़ा ही ध्यान से समझना है, पढ़ना है और फिर इसके आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। पद्यांश क्रमांक 467 है, विज्ञान ने मनुष्य को कई चीजें दी, इनमें प्लास्टिक भी एक है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग अधिक होने लगा है। यह एक कृत्रिम पदार्थ है। कृत्रिम से अर्थ होता है कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए पदार्थों को हम कृत्रिम पदार्थ कहते हैं। यह जल्दी नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक से थैलियां, डिब्बे, टेबल, कुर्सी, दरवाजे, साज सज्जा के सामान आदि बनते हैं। प्लास्टिक से सामग्री जल्दी बनती है और उसकी कीमत भी कम होती है। प्लास्टिक से जो सामग्रियां बनती है वो फटाफट बन जाती है और उनकी जो कॉस्ट होती है, उनकी जो कीमत होती है वह भी कम होती है। प्लास्टिक के लाभों के साथ कई हानियां भी है। इससे भूमि पर पड़े रहने से भूमि में जल पहुंचने में रुकावट होती है। प्लास्टिक की थैलियां नालियों में फंसकर पानी के बहाव को रोक देती है। पॉलीथीन की थैलियां अनुपयोगी भोजन के साथ पशुओं के पेट में पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। प्लास्टिक को रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है। इसमें रखी गई खाने की चीजों में जहरीले रसायन भी मिल जाते हैं। ये रसायन खाने के साथ हमारे पेट में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। तो यह था आपका पद्यांश क्रमांक 467। अब इस पर आधारित आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लास्टिक के संबंध में सही कथन कौन सा है? आपको दिए गए 4 कथनों में से सही कथन छांटना है कि प्लास्टिक के संबंध में सही कथन कौन सा है। यह बहुत महंगा पदार्थ है, इसकी कीमत बहुत कम होती है, यह पशुओं के खाने लायक है, यह बहुत ही भारी होता है। तो यह बिल्कुल हल्का होता है, यह कथन गलत है। पशुओं के खाने लायक यह नहीं होता है, यह बहुत ही सस्ता होता है, तो यह कथन भी गलत है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही कथन के रूप में आ जाएगा। इसकी कीमत बहुत ही कम होती है। प्रश्न क्रमांक 2, प्लास्टिक अधिक उपयोग करने का कारण है। क्या कारण है कि पब्लिक बहुत ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग करती है? महंगा होने के कारण, सस्ता होने के कारण, पतला होने के कारण या फिर रंगीन होने के कारण? तो बहुतायत में जो इसका उपयोग होता है उसका प्रमुख कारण यह है कि यह बहुत ही सस्ता होता है। प्लास्टिक से जो बने सामान है बहुत ही सस्ते होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3, आप प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहेंगे? आप प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि इसकी कीमत अधिक होती है, क्योंकि यह बहुत भारी होता है, क्योंकि यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये जो पॉलीथीन है, यह जो प्लास्टिक है, यह पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, प्रकृति को बहुत ही ज्यादा यह नुकसान पहुंचाता है। तो इस कारण हम इसका उपयोग कम करना चाहेंगे। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, आपके अनुसार कृत्रिम शब्द का अर्थ होता है? कृत्रिम एक शब्द होता है और एक अर्थ होता है, एक शब्द होता है प्राकृत या प्राकृतिक। तो प्राकृतिक चीजें प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होती है और कृत्रिम चीजें मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है। तो प्लास्टिक जो है उसे मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो इंसान द्वारा निर्मित, पशुओं द्वारा निर्मित, प्रकृति द्वारा निर्मित, पक्षियों के द्वारा निर्मित। तो सही ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। वो सारी चीजें जो इंसान निर्मित करता है उन सब वस्तुओं को हम कृत्रिम वस्तुएं
कहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, विज्ञान शब्द में वी है। ये जो आपका विज्ञान शब्द दिखाई दे रहा है, इस विज्ञान के अंदर 3 शब्द है, एक अंत में है, एक शुरू में और एक मध्य में। तो जो पहला शब्द है आपका वी, यह क्या है? प्रत्यय है, उपसर्ग है, विशेषण है या फिर क्रिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई भी शब्द हो, यहाँ पर विज्ञान एक उदाहरण के तौर पर लिया गया, कोई भी शब्द हो उसका जो पहला शब्द होता है महत्वपूर्ण वही शब्द होता है जिसके कारण वो शब्द बनता है, तो उस शब्द को हम कहते हैं उपसर्ग। और जो शब्द बाद में आता है, अंत में लगता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हिंदी में एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। चलिए, इस पद्यांश के बाद में आपका अनुच्छेद क्रमांक 479, यह आपका गद्यांश क्रमांक 479 है। यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है, आपको इस तालिका को देखकर सारे क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो यहाँ पर तालिका में विशेषताएं दी गई है, यहाँ पर विशेषताएं हैं, यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति और 4 व्यक्ति। एक है श्री श्रीकांत, श्री शेखर, श्रीमती विनीता, श्री सुश्री अंजू मन। आंखों का भूरा रंग तो इसे आप छोड़िए। यहाँ पर विशेषताएं इसकी जो है नाक से संबंधित विशेषताएं, तो ये नुकीली है, इनकी चौड़ी है, इनकी लंबी है, इनकी नुकीली है। तो यह इनके लिए है, यह लाइन इनके लिए है, एक बॉक्स इनके लिए है और एक बॉक्स इनके लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4-4 बॉक्स आपको हर जगह दिखाई देंगे। समझ गए आप? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स। तो ये 4 व्यक्तियों के लिए ये बॉक्स बनाए गए हैं। ओके, चलिए, इस आधार पर आपको आंसर देना है। बाल के बारे में जानकारी दी गई है, मुंह और ओठ के बारे में दी गई है, रुचियों के बारे में और स्वभाव के बारे में। इन चारों की विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है। इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1, तालिका के अनुसार किन 2 व्यक्तियों के होंठ एक जैसे हैं? किन के होंठ एक जैसे हैं आपको इस तालिका में देखना है। तो ये रहे आपके होंठ। होंठ में पतले होंठ हैं और इनके भी पतले होंठ हैं, इनके मोटे हैं और उनके फैले हैं। तो पतले होंठ किनके हैं? एक तो श्रीकांत के हैं और एक सुश्री अंजुमन के हैं। तो श्रीकांत और अंजुमन कहाँ पर है? तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर श्रीकांत और अंजुमन। तो श्रीकांत और सुश्री अंजुमन बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, किन 2 व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम विपरीत है? विपरीत से अर्थ है कि दिन और रात जैसा विपरीत है, उल्टा स्वभाव है। ठीक है, वो व्यक्ति अपने को छांटना है, 2 व्यक्ति। तो यहाँ पर स्वभाव देख लेते हैं। ये आपका स्वभाव में एक ये शांत है और ये गुस्सैल है। तो शायद यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक व्यक्ति शांत स्वभाव का और एक उसके विपरीत बहुत ही गुस्से वाला स्वभाव है। एक मिलनसार और हंसमुख, ये दोनों अलग बातें हैं। तो शांत और गुस्सैल एक दूसरे का अपोजिट वर्ड ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति कौन है? एक श्रीकांत है और एक शेखर है। चलिए, कहाँ है श्रीकांत और शेखर? श्रीकांत और शेखर आपके ऑप्शन सी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, यह है आपका, किन 2 व्यक्तियों की रुचियां साहित्य क्षेत्र में समान हैं? साहित्य में कौन से ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनकी रुचियां समान हैं? हमें देखना है साहित्य। तो साहित्य कहाँ पर है? ये आपका है यहाँ पर साहित्य रुचियां, कविता और कहानी लिखना, चित्रकारी करना, खाना बनाना, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना। अब यहाँ हम यदि रुचियों को देखें तो यहाँ कविता और कहानी लिखना, तो साहित्य से संबंध कविता और कहानी लिखने का है। और यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, यह भी एक प्रकार का साहित्य में रुचि है। चित्रकारी करना और खाना बनाना, ये दोनों अलग विषय है। तो हम यहाँ पर इन 2 व्यक्तियों को ले सकते हैं, एक श्रीकांत और एक अंजुमन है। तो श्रीकांत और अंजुमन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी, श्रीकांत और सुश्री अंजुमन, इन दोनों की रुचियां साहित्य में समान हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, श्री
कांत और सुश्री अंजुमन के किन दो अंगों में समानताएं हैं? अभी हम देख चुके थे प्रश्न नंबर 1 के अंदर श्रीकांत और अंजुमन के जो होठ हैं वो एक जैसे हैं। अब होठ के बाद जो है अब बात आती है नाक की। चलिए देख लेते हैं श्रीकांत और अंजुमन। तो ये आपके यहाँ पर श्रीकांत जी है और ये अंजुमन है। तो इनके होठ पतले हैं, इनके भी पतले होठ है, और इसके बाद नाक इनकी यहाँ पर नुकीली है और इनकी नाक भी नुकीली है। तो इन दोनों के ये दो अंग कौन कौन से? होठ और नाक, इन दोनों में समानताएं हैं। किनके? श्रीकांत और अंजुमन के। तो चलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर श्रीकांत और अंजुमन के नाक और होठ ये दोनों समान हैं। ठीक है, समानताएं हैं इन दोनों अंगों में। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, यह तालिका किससे संबंधित है? व्यक्तिगत गुणों से, या फिर पारिवारिक गुणों से, सामाजिक गुणों से, या फिर राष्ट्रीय गुणों से? तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत गुणों की यहाँ पर बात की जा रही है, पारिवारिक बात बिल्कुल भी नहीं है टेबल में, सामाजिक भी नहीं है और राष्ट्रीय भी नहीं है। व्यक्तिगत गुणों की यहाँ पर टेबल बनी हुई है, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं कक्षा 6 माध्यमिक विषय के विज्ञान में। 16वें सप्ताह के विज्ञान में प्रश्न क्रमांक 502 को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन है सही कथन का चुनाव कीजिए। आपको यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, पहले तो ये 3 दिए गए हैं, 3 के आधार पर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से क्या क्या सही है आपको पहले ये देखना है, उसके बाद आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शनों में क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला है दिक् सूचक कंपास। तो यहाँ पर दिक् सूचक का क्या अर्थ होता है पहले ये आपको क्लियर कर देते हैं। दिक् सूचक एक प्रकार का यंत्र होता है जो दिशाओं की जानकारी आपको देता है, जिसकी 2 सुइयां होती है और एक उत्तर में और एक दक्षिण में सिरा इसका ठहरता है, उसे हम दिक् सूचक यंत्र कहते हैं। तो दिक् सूचक कंपास दिशा का निर्धारण करती है। दिक् सूचक की सुई चुंबकीय है और दिक् सूचक की सुई सदैव पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो यह ऑप्शन भी आपका सही है, यह जो कथन दिया गया है यह भी सही है, और यहाँ पर कंपास दिशा का निर्धारण करता है, इससे दिशाओं की जानकारी मिलती है। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, पॉइंट 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर सभी कथन सत्य है। इन तीनों के बारे में पूछा आपसे जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सत्य है, तो तीनों ही सत्य है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 504। प्रश्न क्रमांक 504 है सजीवों के बारे में। यह क्वेश्चन है सजीवों के जीवन चक्र के सही पद क्रम को छांटिए। सजीवों का जो जीवन चक्र होता है, जीवन मृत्यु के बीच आपको यहाँ पर एक क्रम बनाकर दिया है, उसको आपको बताना है कौन सा सही है। जन्म, प्रजनन, वृद्धि और मृत्यु। तो यहाँ पर यह उल्टा है। यहाँ पर बी ऑप्शन वृद्धि, तो पहले जन्म होता है तो ये इस कारण से गलत। जन्म, प्रजनन, मृत्यु, तो मृत्यु यहाँ पर बीच में आ गया, उसके बाद वृद्धि कैसे होगी, यह भी गलत है, यह भी गलत है। जन्म होता है, वृद्धि होती है, प्रजनन, उसके बाद मृत्यु, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 505 यह भी सम्मिलित किया गया है। मानव शरीर में वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर बनी बक्सेनुमा संरचना कहलाती है। यह बिल्कुल मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में आपसे यह पूछा भी जाए। ठीक है, वह अस्थि का अर्थ होता है कि हड्डी, एवं मेरुदंड से जुड़कर बनी बक्सेनुमा संरचना कहलाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका दिया गया है श्रेणी मेखला, दूसरा है पसली पिंजर, तीसरा है श्रेणी अस्थियां, इसमें से कोई नहीं। तो आपके 505 का जो है बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसको आप कहते हैं पसली पिंजर, जो हड्डियों का ढांचा होता है उसको हम पसली पिंजर कहते हैं। ठीक है, तो यह इस प्रकार का आईएमपी प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 506 यह भी यहीं पर दिया गया है। गलनांक और हिमांक में संबंध होता है। गलनांक और हिमांक ये दोनों बातों में बहुत ही फर्क होता है और बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड होते हैं। इनका क्या अर्थ है पहले ये क्लियर करते हैं। जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी वस्तु गलती है,
जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी वस्तु द्रव अवस्था में या गलना चालू हो जाती है, उसकी स्थिति बदलती है, द्रव अवस्था की ओर आना चालू होती है, उसे हम उसका कहते हैं गलनांक। और एक शब्द होता है हिमांक। तो हिमांक का अर्थ होता है कि जिस तापमान के ऊपर कोई भी द्रव पानी जमना स्टार्ट हो जाता है। जमना से अर्थ है कि जैसे पानी से बर्फ बनना। तो पानी से बर्फ जब कब बनता है, जबकि उसका तापमान 0 डिग्री से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। उस स्थिति में पानी से बर्फ की अवस्था होने लगती है, उसका हम हिमांक कहते हैं। तो इन दोनों से संबंध होता है। इन दोनों में क्या संबंध है? अब ऑप्शन ए आपका यहां पर दिया गया है, गलनांक हिमांक से अधिक होता है। क्या यह संबंध सही है? नहीं, यह संबंध सही नहीं है। गलनांक हिमांक से अधिक होता है। हिमांक गलनांक से अधिक होता है, तो यह भी गलत है। अब इसके बाद दोनों का तापमान समान होता है। क्या यह बिल्कुल सही है? तो यह बात बिल्कुल सही है। दोनों का कोई संबंध नहीं है, तो दोनों का तापमान समान होता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 507, यह भी यहीं पर दिया गया है। आज का 16वें सप्ताह का जो साइंस का क्वेश्चन है, वे सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो यह भी आईएमपी था और यह भी एक इंपोर्टेंट प्रश्न है। मेरुदंड पाया जाता है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिर से हम रिपीट करते हैं। मेरुदंड पाया जाता है, किस में पाया जाता है? मकड़ी में पाया जाता है मेरुदंड, या फिर स्टार फिश में पाया जाता है, या जो घोंगा होता है जिसे घींगा कहते हैं उसके अंदर पाया जाता है, या फिर सांप में पाया जाता है? तो मेरुदंड जो है सांप के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 508, पुष्प के विभिन्न भागों में से कौन सा भाग नहीं है? यहाँ पर आपको 5 प्रकार के भाग दिए गए हैं। इनमें से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है, आपको यह बताना है। और कौन कौन से हैं उनको भी छांटना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको इन चारों में, पांचों में से ही दिए गए हैं। तो हम देखते हैं एक एक को। बाह्य दल, बाह्य दल आपका पुष्प का भाग होता है। पंखुड़ी पुष्प का भाग होता है। पुकेसर पुष्प का भाग होता है। मूलांकुर यह पुष्प का भाग नहीं होता है। और स्त्री केसर यह भी पुष्प का ही भाग होता है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि भाग नहीं है, इन पांचों में से कौन सा पुष्प का भाग नहीं है? तो पांचवा नहीं है। देखते हैं इसमें से केवल 1, 2, 3, 4 छूट गया। केवल 1 और 2, यहाँ 3, 4 और 5, और यहाँ पर आपका सिर्फ 4। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चौथे वाला है मूलांकुर, यह जो है पुष्प का भाग नहीं है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 525, प्रश्न क्रमांक 525 यह बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। हो सकता है कि 2024 के नेस और ओलंपियाड एग्जाम में यह आपसे पूछा भी जाए। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन कहलाता है। उस विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने ये एक पात्र लिया, एक बर्तन लिया। इस बर्तन के अंदर हमने शक्कर और पानी का घोल लिया। एक तरफ से हमने पानी डाला इसमें और एक तरफ से हमने डाली शक्कर। एक शक्कर को हमने पानी से मिलाया और शक्कर को हम इसके अंदर घोलते गए। पानी की मात्रा फिक्स है, पानी मान लीजिए इतना भर लिया, शक्कर इसमें घोलते गए। एक समय ऐसा आएगा कि अब आपकी शक्कर जो है इसके अंदर नहीं घुलेगी। इससे ज़्यादा शक्कर अगर आप घोलने की कोशिश करेंगे तो वह ऊपर की ऊपर ही रह जाएगी, क्योंकि पानी उसके अंदर समाप्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए कि अब और शक्कर इसमें नहीं मिलाई जा सकती, उस स्थिति को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्थिति। तो यहां पर हम हिंदी में इसे कहेंगे संतृप्त विलयन। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 526, यह भी यहीं पर दिया गया है। पौधों के संपूर्ण भाग में जल का संचरण करता है। पौधे के पूरे शरीर में, पूरे भाग में
जल का जो संचरण है वह कौन करता है? क्या जड़ें करती हैं? तो जड़ें जो होती है पौधों की जमीन से तने को पानी खींचकर देती है। पक्षी, तना, फल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सीधे सीधे, ज्यादा सोच विचार का काम नहीं है। जड़ तने तक जल पहुंचाती है और इसके बाद तना पौधे के संपूर्ण भाग में पानी को पहुंचाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 527। प्रश्न क्रमांक 527 है, पी और क्यू दिए गए अंगों में पाई जाने वाली संधियों की पहचान कीजिए। पी क्यू क्रमशः है। ठीक है, प्रश्न को फिर एक बार रिपीट करते हैं। पी एवं क्यू दिए गए अंगों में पाई जाने वाली संधियों की पहचान कीजिए। पी क्यू क्रमशः है, पी कोहनी, घुटना, क्यू कंधा और कूला। अब इनके बीच के जो ज्वाइंट है उनकी पहचान आपको करना है। तो 527 में आपका यहां पर ऑप्शन ए है, धुराग्र संधि एवं हिंज संधि। दूसरा ऑप्शन है हिंज संधि, कंदुक खलिका संधि। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कोहनी, घुटना, कंधा, कूला, इनके बीच में जो संबंध होते हैं कोहनी, कंधा, घुटना, कूला, तो वह आपके संधि हिंज संधि और कंदुक खलिका संधि होती है। तो यहाँ पर इससे संबंधित 3 से 4 प्रश्न विज्ञान में पूछे गए हैं कंदुक खलिका संधि से। तो यह IMP और हिंज संधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को आप बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 528। 528 भी यहीं पर दिया गया है। पहले अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखती है। पहले क्या करती है? अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखती है। तो उसके द्वारा सिलाई मशीन की सुई एवं आगे दिया है उसके पहिए में कौन सी गति देखी होगी। उसके पहिए में जो सिलाई मशीन का पहिया है उसमें कौन सी गति देखी होगी, यह आपको बताना है। एक तो हो गया पहिया और एक आइटम क्या है मशीन का? मशीन की सुई। मशीन की सुई बार बार अप डाउन करती है और पहिया गोल गोल घूमता है एक जैसा। ये दोनों के अंदर कौन सा आपका गति होती है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वर्चुअल गति और रेखीय गति, तो यह नहीं होती है। दूसरी है आवर्ती गति और वर्तुल गति, तो यह बिल्कुल सही है। जो सुई होती है वह अप डाउन इस प्रकार से करती है, एक बार यहाँ ऊपर एक बार वापस नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पर उसका पटला होता है सुई का, ठीक है, सिलने के लिए। इसमें सुई यहाँ तक पहुँचती है वापस चली जाती है। तो यह जो गति होती है यह आपकी कहलाती है आवर्ती गति। एक ही चीज की बार बार आवृत्ति हो रही है। और दूसरी जो गति है गोल गोल घूम रही है, इसे हम कहेंगे वर्तुल गति। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 529। चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? यह क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2024 में आपसे यह पूछा भी जाए। एक क्वेश्चन आपसे चुंबक से जरूर आएगा, चाहे दिक्सूचक यंत्र से आए, चुंबक से आए, मैग्नेट से आए, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पर आए या फिर उसके किसी गुण पर आए। तो यहाँ पर चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? सभी किनारों पर, पूर्ण चुंबक में, ध्रुव पर या फिर मध्य में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आपको वन वर्ड में ही याद रखना है कि चुंबक का सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग जोन जो होता है चुंबकीय क्षेत्र वह उसके ध्रुव के ऊपर ही होता है। उसके जो पोल होते हैं, ये मान लीजिए एक चुंबक है और इसका ये N है, ये S है, तो सबसे ज्यादा जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होगा वह यहाँ पर ही होता है। यहाँ पर वीक होगा, यहाँ पर भी वीक होगा, यहाँ से उसकी धाराएं निकलती है। इस कारण से चुंबकीय क्षेत्र उसके पोल के ऊपर ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 530। यह क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। दिए गए कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपके कथन दिए गए हैं। कितने कथन है? 1, 2 और 3 कथन
दिए गए हैं। कौन कौन से सही है इसमें से ये देख लेते हैं, उसके बाद आपके 4 ऑप्शन देख लेंगे तो यहीं से पता चल जाएगा। वन औषधियाँ, इमारती लकड़ी आदि प्रदान करते हैं, ये सभी हमें वनों से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। वन नमी बनाए रखते हैं, यह बिल्कुल सही है। वन मृदा अपरदन, मृदा अपरदन से अर्थ है कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, यह भी बात बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी आपका सीधे सीधे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 531 है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमिलित कीजिए। आपको सूची 1 और सूची 2 कुल मिलाकर यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाना है। सीधे सीधे शब्दों में हम यह कह सकते हैं। विटामिन ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। बेरी रिकेट्स, दृष्टिहीनता और स्कर्वी, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर इनके सामने दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। ए वाला जो है आपका विटामिन ए, विटामिन ए का संबंध किससे है? विटामिन ए का जो संबंध होता है वह दृष्टिहीनता से होता है। यदि विटामिन ए की पर्याप्त पूर्ति शरीर में नहीं हो पाएगी तो व्यक्ति को जो है दृष्टि दोष होते हैं, हो सकता है कि दृष्टिहीनता भी हो जाए। अब इसके बाद आपका यहाँ पर है इस विटामिन बी। विटामिन बी जो है इसका संबंध होता है आपका बेरी से। विटामिन बी का संबंध है आपका बेरी रोग से। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और आपका जो तीसरा है आपका विटामिन सी, इसका जो संबंध होता है वह स्कर्वी से होता है, चमड़ी रोग से होता है। और विटामिन डी का जो संबंध होता है वह रिकेट्स से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। इन सभी रोगों के नाम आपको पता होना चाहिए और किन विटामिन की कमी के कारण ये रोग होते हैं वह भी आपको पता होना चाहिए। यह आपका आईएमपी है, यह भी आपका आईएमपी इंडिविजुअल पूछा जाता है और यह भी आपका आईएमपी, तीनों ही इंडिविजुअल रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए के अंदर ये सभी दिए गए हैं। आपका यहाँ पर मिलान कर लीजिए। ए का तीसरा है, बी का पहला है, सी का यहाँ पर चौथा हो गया और डी का आपका यहाँ पर दूसरा हो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाता है। इसके बाद 532 है, विचार कीजिए। क्या विचार करें? हमने पढ़ लिया, चलिए ऑक्सीजन। और क्या पढ़ते हैं? उसके बाद सिरका पढ़ लिया। ठीक है, मिट्टी का तेल है, नींबू का रस है, पढ़ लिया भैया। उपयुक्त में से जल में कौन कौन विलय है? आपको यह बताना है कि जल के अंदर कौन कौन मिल जाएगा। क्या ऑक्सीजन जिसे आप O2 कहते हैं यह जल के अंदर विलय है? तो बिल्कुल ऑक्सीजन जल के अंदर ही होती है, मिली हुई होती है। ठीक है, तभी तो मछली जल के अंदर श्वास लेती है, ऑक्सीजन ग्रहण करती है। सिरका यह भी जल के अंदर घुल जाता है। तीसरा है मिट्टी का तेल। मान लीजिए यह आपका पात्र है पानी का, इस पानी के पात्र में यह पानी भरा और इसके ऊपर आपने मिट्टी का तेल डाल दिया, तो क्या यह मिक्स हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा मिक्स। मिट्टी का तेल ऊपर की तरफ तैरने लगेगा, इसमें आप चाहे कितना भी इसको हिला लो, इसके साथ यह मिक्स नहीं होगा। तो ऑप्शन जो 3 है यह आपका गलत होता है। चलिए, इसके बाद नींबू का रस। कभी कभी मैं आपके टेस्टिंग भी कर लेता हूं। नींबू का जो रस है वह पानी में घुल जाएगा, इसे आप दोबारा बाहर नहीं निकाल सकते, पानी से अलग नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर ये तीनों आपके जल में विलय हैं। 1, 2 और 4 कहां पर है? ऑप्शन सी के अंदर 1, 2 और 4 आपके दिए गए हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 667। प्रश्न क्रमांक 667 है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी आदतें सहायक है? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मतलब शरीर को बेहतर रखने के लिए कौन कौन सी आदतें आपकी अच्छी हैं, आपको यह बताना है। नियमित व्यायाम, बिल्कुल यह भी होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, रोज नहाना वगैरह व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, यह भी होना चाहिए। संतुलित आहार आपको लेना होगा यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका राइट हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 945। प्रश्न नंबर 945 है,
निम्न में चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आपको यहाँ पर 4 पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि जिसके अंदर मैग्नेटिक के प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो जस्ता, लोहा, निकेल या फिर कोबाल्ट। तो जो जस्ता होता है इसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होता है। तो चुंबकीय गुण जिसके अंदर नहीं होता है वह चुंबकीय पदार्थ भी नहीं होता है। तो जस्ता यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। लोहा एक प्रकार से चुंबक बन सकता है, निकेल भी चुंबकीय रूप धारण कर सकता है, चुंबक के संपर्क में रहने पर उसके अंदर चुंबकीय गुण आ सकते हैं। कोबाल्ट में भी चुंबकीय गुण आ सकते हैं, जस्ते में चुंबकीय गुण नहीं आ सकते हैं। तो दिए गए विकल्पों में ए विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 957 आपका यहीं पर दिया गया है। IMP क्वेश्चन है, तो हम इसे मोस्ट IMP क्वेश्चन कहेंगे और 2024 के एग्जाम में हो सकता है ये पूछा भी जाए। दूध में उपस्थित पोषक तत्व है। दूध में दिए गए 4 ऑप्शनों में से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, आपको यह बताना है। आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। तो जो आपका दूध होता है उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपने दूध के संबंध में जितने भी विज्ञापन देखे होंगे, टीवी पर ऐड आते हैं, उनमें आपको दूध में कैल्शियम होने की जानकारी देते हैं। आज का पार्ट हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है मैं गणित और सोशल साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और 18 सप्ताह के बाकी सारे विषयों के कंटेंट आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच।